हेलो दोस्तों, द आचार्य क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर का पहला सेट आपको कराएंगे 2024 346 एफएस। ठीक है, तो इस सेट का एक एक क्वेश्चन आपको हल सहित यहाँ पे कराएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स के सभी एक एक सेट भी कराए जाएंगे। ठीक है, सभी सेट कराए जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुविकल्पी से लेकर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी तक हर क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बहुविकल्पी करा दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप लोग जरूर क्लास कर लीजिए, उसमें आपको बताया गया होगा। 2024 आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा होगा 2024 में 42 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, थंबनेल में लिखा होगा तो आप लोग जरूर देख लीजिए। तो इसमें का मैंने पूरा बहुविकल्पी कराया है। तो आज की इस वीडियो में एक नंबर से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं अति लघु से, तो वहां से मैं आपको कराना शुरू कर रहा हूं। तो अभी तक आपने ये नहीं देखा तो इसको आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पहला है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखें तो ये आंसर है। ठीक है, देखिए, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर का पहले क्वेश्चन आता है 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन पहले आप लोग देखिए। लेंस की वायु में फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर एन ए माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ठीक है, अब देखिए, लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो देखिए, द्रव को जब अगर लेंस को जब द्रव में डुबोते हैं तब यहाँ पे एन ए अपॉन एल, इसका मतलब क्या हो जाता है, मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, एन ए अपॉन एन एल माइनस वन, यहाँ पे वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब देखिए, यहाँ पे समीकरण एक में, ठीक है, समीकरण एक में समीकरण दो से भाग दे देते हैं। तो समीकरण एक में जब भाग देते हैं दो से, तो ये देखिए एफ ए, ठीक है, अपॉन एफ एल, उसके बाद इसके बटे ये, ठीक है, वन अपॉन ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका अनुपात जो आएगा यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है। तो ये आपसे एकदम छोटा क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें आप सीधा लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव 13.6 वोल्ट होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, विद्युत चालकता, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत चालकता की जो परिभाषा होती है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। तो विद्युत चालकता बराबर जो होता है एक बटे प्रतिरोध, और जब कोई चीज बटे में लिखी हो एक के बटे में तो उसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो यही से सीधा आप वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। देखिए, उसके बाद इसकी विमीय सूत्र पूछा था, तो हमने यहाँ पे आपको मात्रक भी बता दिया और साथ में यहाँ पे इसका विमेय सूत्र। ठीक, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है तथा विमेय सूत्र m की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर थ्री और ए की पावर टू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला बता दिया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा क्वेश्चन प्रत्यावर्ती। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आप लोग बस धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। आप ये इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में
प्रयुक्त अमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान, ठीक, जिसे RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, को व्यक्त करता है। तो आप देख सकते हैं ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ये क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, होल पर कितना आवेश होता है। होल का मतलब यहाँ पे बोला है कोटर, ठीक है। कोटर पर कितना आवेश होता है, पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइए, ठीक। तो होल पर याद रखिए जो आवेश पर होता है वही इस पर भी होता है, लेकिन होल जो होता है धनात्मक होता है। तो यहाँ पे इसका मान आप देख सकते हैं, होल पर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। यहाँ प्लस इसलिए क्योंकि होल जो कोटर होते हैं वो धनात्मक, इसलिए प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश होता है। पीएन संधि डायोड का परिपथ जो होता है ये आप देख सकते हैं इस प्रकार बनता है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज वाला ये पी होता है और ये एन क्षेत्र होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन वैसे तो आप देख सकते हैं यहीं पे लिखा है, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, फर्जी। तो रेडियो तरंगों एक सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। किसकी आवृत्ति अधिक होती है, सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति अधिक होती है। तो तरंग दैर्ध्य का अगर घटता हुआ क्रम देखना है तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम इसमें होती है, देखिए रेडियो तरंग की, उसके बाद गामा, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सूक्ष्म तरंग की, उससे कम एक्स किरण की, फिर गामा किरण की, और उसके बाद रेडियो तरंग। तो अगर इसमें हम बात करें सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, तो सूक्ष्म तरंग की, और सबसे कम रेडियो, ठीक है। ये घटता हुआ क्रम है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखें, ठीक है। तो ये पूरे 6 क्वेश्चन अति लघु के हो चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखें, नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, तो आप देख सकते हैं नाभिक की ये द्रव्यमान क्षति, ठीक है। नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो देखिए द्रव्यमान क्षति क्या होती है, तो नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ठीक है। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। ये क्या होता है, कम होता है। द्रव्यमानों का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है, ठीक है। फार्मूला से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई नाभिक है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है, तो नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसको आप लोग समझिए, देखिए नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है, ठीक है। ये मान लीजिए नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक का मान लेते हैं टोटल जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान अगर हमने मान लिया कि 1 किलो है, कितना है, 1 किलो है, तो इसमें उपस्थित जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो इनका जो दोनों का द्रव्यमान है मान लीजिए 900 ग्राम है, ठीक है। कितना है, 900 ग्राम। तो अब देखिए यहाँ पे जो इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना था, 1 kg था। वास्तविक द्रव्यमान इसका कितना था, 1 kg। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को जब जोड़ा गया तो ये निकला कितना, 900 ग्राम। तो इसमें जो अंतर आया, ठीक है, 1 kg माइनस 900 ग्राम, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अंतर आया यही इसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो यहाँ पे नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान मान लीजिए ये कितना था, 1 किलो था। उसके बाद उसमें उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग, ठीक है। अब इसका जो द्रव्यमान का योग होगा, ठीक है, से सदैव कुछ कम होता है। तो आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, द्रव्यमान जो क्षति होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, ठीक है, जोड़कर नाभिक के द्रव्यमान में से घटा देते हैं, ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं। अब देखिए इसी में क्वेश्चन पूछा था बंधन ऊर्जा को भी परिभाषित कीजिए। तो याद रखिए, देखिए बंधन ऊर्जा क्या होती है, तो नाभिक के बनते समय मुक्त होने वाली ऊर्जा को
नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाभिक के बनते समय, मान लीजिए जब नाभिक बनता रहता है तो उस समय मुक्त होने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। नहीं तो आप दूसरी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी नाभिक के प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को। ठीक है, मतलब अगर नाभिक ये है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा। इसी को क्या बोलेंगे? बंधन ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखिए, आपको बता दें ये खंड सा स्टार्ट हो गया था, यहाँ से ये 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन ये देख सकते हैं 2 नंबर का था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन, क्राउन कांच से द्वि अवतल लेंस बनाना है। ठीक है, लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। ठीक है, कितना है? 1.65 है। तो चलिए देखिए ये न्यूमेरिकल, इसको आप लोग समझेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं न्यूमेरिकल, क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना दिया। ठीक, तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए लिखते हैं हल। ठीक है, हल दिया है, लेंस की क्षमता कितना दिया तो -2.5 डायोप्टर, कांच का अपवर्तनांक जो दिया है 1.65। ठीक है, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, फोकस दूरी। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, वो लेंस की क्षमता क्या होती है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब देखिए अगर इसको हम इधर भेज दें और इसको इधर, ठीक है, तो ये P का मान आ गया। ठीक है, P का मान आप देखें कितना है, 1/2.5। अगर इसी को अगर हमें ऊपर नीचे करना होगा तो ये मान बदल जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार मान लेते हैं। ठीक है, मानना क्या ऐसे होता भी है कि देखिए जो R, ठीक है, अवतल लेंस बोल रहा है, तो अवतल लेंस ये इस प्रकार बनता है। अवतल लेंस ये ऐसे बनता है। अब इसका देखिए पहला पृष्ठ ये हो जाता है। ठीक है, R1 इधर आ जाएगा, R2 इधर आ जाएगा। तो लेंस के बाईं ओर नापी गई सभी दूरियां माइनस में होती है और दाईं ओर नापी गई सभी दूरियां प्लस में। तो इसलिए देखिए यहाँ पे R1 का मान -R मान लिए और R2 का मान इधर +R मान लिए। ठीक है, तो फार्मूला होता है लेंस के फोकस दूरी का। ठीक है, तो 1/f बराबर n-1, ब्रैकेट में 1/R1 -1/R2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए 1/f। ठीक है, वैसे कितने का मान दिया था, ये 1/f। ठीक है, P का मान आपको सीधा यहाँ पे दिया था। P का मान कितना दिया था, तो यहाँ पे 2.5 डायोप्टर दिया था। ये आप देख सकते हैं 2.5 डायोप्टर ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, P का मान सीधा कितना दिया है, तो देख सकते हैं 2.5 डायोप्टर। 1/f इसके बराबर ही है, तो ये सीधा 1/f का मान 2.5। n का मान आप देख सकते हैं 1.65, 1.65, 1 ये R1 का मान देखिए क्या मान है, -R, और उसके बाद देखिए R2 का मान प्लस में, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको वैसे उतार लिए। ठीक है, यहाँ पे इसको वैसे उतार लेंगे। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 1.65 में से एक घटाएंगे तो ये 0.65 आएगा। ठीक है, और देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए जब यहाँ पे ये दोनों समान है तो इसको ऐसे उतार लेंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें अगर गुणा करेंगे, आप लोग को पता है 65 दूनी 130 होता है। ठीक है, 65 दूनी कितना होता है 130, और दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये 130 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ये 1.3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको गुणा कर दिया और इसको इधर भेज लिए, तो देखिए ये R इधर आ गया, उसके बाद ये नीचे आ गया, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये आया कितना, देख सकते हैं 13/25।
अगर इससे हम भाग देते हैं तो 0.52 मीटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आया है। अब अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 52। और यहाँ पे आप लोग देखिए, पूछा क्या था, इसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, क्या पूछा था कि लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं कितने रखी जाए। तो यहाँ पे याद रखिए, आर जो होगा दोनों का है, तो R1 बराबर कितना, -52। ठीक है, R1 बराबर -52 सेंटीमीटर और R2 बराबर जो आएगा +52 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही दोनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन अगला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ठीक है, वैसे जो मैं आपको ये समझाने वाला हूँ ये आपका 5 नंबर में भी काम आएगा, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आप लोग देखें। तो देखिए आप लोग क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझेंगे अग्र अभिनत। अग्र अभिनत क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब ये पीएन संधि डायोड को, ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के पी सिरे को या पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं और एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अग्र अभिनति। ठीक है, तो देखिए जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के धन सिरे से, ये देखिए पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र को बैटरी के, ये देखिए धन सिरे से, ठीक है, धन सिरे से, तथा एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ा जाता है। ये देखिए एन है, एन को किससे जोड़ा गया, ऋण सिरे से। ठीक है, तो संधि कौन सी, अग्र अभिनत कहलाती है। ठीक है, ये थी, हमने बता दिया अग्र अभिनत क्या। अब इसके परिचालन को, प्रचालन को अब समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए पीएन संधि डायोड क्या होती है ये आप समझ लीजिए। जब पी क्षेत्र को, ठीक है, पी क्षेत्र को एन क्षेत्र के साथ किसी विशेष विधि द्वारा जोड़ दिया जाता है तो उसे पीएन संधि डायोड कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, काफी लंबी बातें हैं तो आप लोग को यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए इस दशा में जब ऐसे जोड़ दिया जाता है तो इस दशा में पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, पी क्षेत्र से इधर की ओर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगता है। अब देखिए यहाँ पे ये डायोड बना, पीएन संधि डायोड, यहाँ से बैटरी लगा दी गई। ठीक है, ये बैटरी, अब यहाँ पे अगर इसको जोड़ दिया जाता है तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है पी से एन की ओर, जब बैटरी को संधि से जोड़ देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है पी से एन की ओर होता है। देखिए अब यह जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर मतलब संधि के अंदर ये ई आई वैद्युत क्षेत्र से कहीं ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पी और एन क्षेत्र को जोड़ देते हैं तो ये संधि जो बनती है इसमें एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और यह वैद्युत क्षेत्र जो होता है इस वैद्युत क्षेत्र से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझेंगे कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है बैटरी से जोड़ने के बाद, तो ये वैद्युत क्षेत्र इससे अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार संधि डायोड में वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर, ठीक है, पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, इसमें ये जो कोटर हैं ये इधर से इधर की ओर चलने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कोटर के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं
और संधि के जैसे ये समीप दोनों पहुंचते हैं, ठीक है, संधि के समीप जैसे दोनों ये पहुंचते हैं, इधर से ये चला, ठीक है, कोटर, इधर से इलेक्ट्रॉन, जैसे ये यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है, ये संधि के पास जैसे ही पहुंचते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, पहुंचकर कोटर और इलेक्ट्रॉन संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं। कोटर और इलेक्ट्रॉन जो होंगे यहाँ पे आके ये विलुप्त हो जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोटर के संयोग के लिए पी क्षेत्र में, ठीक है, पी क्षेत्र में बैटरी के धन सिरे के समीप सहसंयोजक बंध टूट जाता है। बैटरी का जो धन सिरा होगा यहाँ पे आकर इसका सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। इससे उत्पन्न कोटर, ठीक है, इससे इससे उत्पन्न कोटर तो संधि की ओर चलने लगते हैं, यहाँ से ये इधर की ओर चलने लगते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन संयोजक तार, ठीक है, संयोजक तार में से बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाते हैं। ये कोटर इधर से चलने लगेंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर से आके क्या होगा, धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड में अल्प, ठीक है, इस प्रकार पीएन संधि डायोड में बहुसंख्यक आवेश वाहकों की क्या हो जाती है, गति के कारण उच्च वैद्युत धारा बहने लगती है। इस वैद्युत धारा के, ठीक है, इस वैद्युत धारा को अग्रधारा कहते हैं। आप लोग इसको फिर से समझिए, शायद आप लोग के समझ में ना आया हो, एक एक बात आप समझिए। देखिए, अग्र अभिनत पूछे तो आप सीधा लिख दीजिए, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इस संधि को अग्र अभिनत कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप इसके बारे में लिखेंगे कैसे, तो सुनिए, जब इसको जोड़ देते हैं तो इस दशा में पीएन, ठीक है, इस दशा में पीएन संधि डायोड में, इस दशा में पीएन संधि डायोड में बाह्य बैटरी द्वारा, ठीक है, बाह्य बैटरी लगाने के कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर होता है। इसमें क्या लिखा है आप इसको भूल जाइए, केवल चित्र से समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पीएन संधि डायोड में, ठीक है, बाह्य बैटरी लगाने पर, बाह्य बैटरी लगा देने पर वैद्युत क्षेत्र पी से ई की ओर चलता है, ठीक है। तो पी से ई की ओर जो चलता है, पी से एन की ओर, यह वैद्युत क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से अधिक होता है। क्या होता है, ई आई से अधिक होता है। अधिक होने के कारण, ठीक है, अब देखिए इधर से ये वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, इधर से ये वैद्युत क्षेत्र, तो इस दशा में जो कोटर होते हैं, पी क्षेत्र में जो कोटर होते हैं वह संधि की ओर चलने लगते हैं। ये कोटर भी संधि की ओर चलने लगते हैं ऐसे, और एन क्षेत्र से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह भी इस संधि की ओर आने लगते हैं। तो इधर से कोटर और इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं तो संधि के पास आकर ये विलुप्त हो जाते हैं। संधि के पास ये आकर क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो अगर मान लीजिए एक दो इलेक्ट्रॉन बच जाता है इसमें से, ये इधर से आया, ये इधर से, तो ये आधे से ज़्यादा ये विलुप्त हो जाते हैं, लगभग 95% ये विलुप्त हो जाते हैं। तो जो एक दो इलेक्ट्रॉन बचता है ये पी क्षेत्र में आकर, ठीक है, पी क्षेत्र में आकर इसका भी सहसंयोजक बंध टूट जाता है। इसमें जैसे आता है इसका सहसंयोजक बंध टूट जाता है, तो इसमें, ठीक है, इसमें जो उपस्थित कोटर होता है वह संधि की ओर चलने लगता है। यहाँ पे आके जैसे ये टूटा इसका संयोजक बंध, इधर की ओर ये भी चलने लगेंगे, और जब ये चलने लगते हैं तो संयोजक तार में से ये इलेक्ट्रॉन इधर से आते हुए इधर से अपना प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार इसमें धारा बहने लगती है, और जो धारा बहती है उसे अग्रधारा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा, जब बैटरी लगाएंगे वैद्युत क्षेत्र जो होगा
पी से एन की ओर चलेगा, और संधि में जो होता है वह आंतरिक वैद्युत क्षेत्र एन से पी की ओर होता है। अब देखिए ये इसके कारण जो ये कोटर हैं इधर की ओर चलने लगेंगे इस संधि की ओर, और इधर से इलेक्ट्रॉन इस संधि की ओर चलने लगेंगे। तो संधि के पास आने के बाद अधिकांश इलेक्ट्रॉन और कोटर विलुप्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इधर से पहुंच जाते हैं पी क्षेत्र में, और पी क्षेत्र में भी इसका क्या हो जाता है, पी क्षेत्र में पहुंचने के बाद सहसंयोजक बंध टूट जाएगा। सहसंयोजक बंध टूटने के पश्चात ये इलेक्ट्रॉन इसमें से आकर प्रवेश कर जाएंगे और इसमें धारा बहने लगेगी, और इसी धारा को बोलते हैं अग्रधारा। ठीक है, तो आप लोग ये पूरा एक बार पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के धन सिरे से, पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो संधि अग्रअभिनत कहलाती है। अब देखिए, इस दशम पीएन संधि डायोड में पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर बाय वैद्युत क्षेत्र स्थापित किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे एक बैटरी लगाने से यह जो वैद्युत क्षेत्र है पी से एन की ओर हो जाता है। यह क्षेत्र आंतरिक वैद्युत क्षेत्र ई आई से कहीं अधिक प्रबलशाली होता है या शक्तिशाली, तो शक्तिशाली। इससे जो होगा इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ई का मान ज्यादा होगा। इस प्रकार संधि डायोड वैद्युत क्षेत्र ई के कारण कोटर पी को पी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में चलने लगते हैं। ये जो होंगे ई दिशा में चलने लगते हैं। ठीक है, संधि के समीप पहुंचकर ये कोटर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, समाप्त। तो आप लोग ये वीडियो रोक के आराम से एकदम पढ़िए। देखिए, ये ऐसे आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, मैंने आपको पूरा ये समझा ही दिया है। ठीक है, तो आप लोग ये इतना पढ़ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिए, परास और सुग्राहिता। तो इसका आंसर एक लाइन में लिखेंगे, अमीटर के शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास तथा सुग्राहिता घट जाती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो आप लोग देख सकते हैं खंड सा के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब खंड देखिए द, खंड द का पहला क्वेश्चन, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबा दें तो सिद्ध कीजिए प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। और यहाँ पे बोला ए एन जी बराबर 3/2, ए एन डब्ल्यू बराबर 4/3। ए एन जी का मतलब है वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन के अब आप पढ़े ही हैं। अब देखिए, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण जो होता है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, वायु। ठीक है, वायु के लिए तो यहाँ पे ए एन जी -1 इंटू ए। ठीक है, उसके बाद आप आगे देख सकते हैं, वायु में जो फार्मूला होगा ए एन जी का मान दिया कितना, 3/2, 3/2 -1। ठीक है, ए एन जी -1, तो ये -1, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, इसका इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 3 - 2/2। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 में से घटाएंगे 2 जाएगा तो 1 आएगा, 1 का ए में गुणा करेंगे a/2। ठीक है, अब आगे देखिए, डेल्टा एम का मान कितना आया है, तो a/2। अब जल में डुबोने पर अगर इसको क्या किया जाए, जल में डुबो दिया जाए कांच को, ठीक है, प्रिज्म को डुबा दिया जाए, तो डेल्टा एम डैश हमने माना कि ये यहाँ पे डुबाने पर जो होगा, ये देखिए वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होगा उसके बटे होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, उसके बाद -1। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू -1। अब देखिए ए एन जी का मान क्वेश्चन में दिया था 3/2, कितना दिया, 3/2। ये बड़ा वाला आप देखिए बटे, तो ये बटे, उसके बाद देखिए ए एन डब्ल्यू का मान 4/3। ठीक है, और इंटू ए।
अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका गुणा किया जाता है। ये देखिए नीचे वाले का एकदम ऊपर वाले में गुणा, बीच वाले का बीच वाले में। तो 3 त्रिक का ये 9, 4 दूनी 8, -1 और यहाँ पे 1। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, वैसे 8 आ जाएगा, 8 का नम 8, 9 में से 8 जाएगा 1 और 1 में गुणा करेंगे a/8। तो देखिए डेल्टा डैश m बराबर a/8। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे भाग दे दिया गया डेल्टा m डैश अपॉन m, ठीक है, डेल्टा m में। तो यहाँ पे जैसे भाग दिया गया तो देखिए डेल्टा m डैश a अपॉन 8, ठीक है। उसके बाद डेल्टा m का मान कितना आया है a/2, तो a/2। अब देखिए ये ऊपर वाले का नीचे गुणा और बीच वाले का बीच वाले में। तो ये देखिए 2 a गुणे 2 और ये 8 गुणे a। तो देखिए a से कैंसिल, इससे अगर काटे तो देखिए यहाँ से 2 एक अन्नम 2 ये आ जाएगा, 2 चौक 8। तो 1/4 डेल्टा m डैश अपॉन डेल्टा m बराबर 1/4। अब यहाँ पे अगर इसको देखिए हम क्या कर दें, इसका इधर गुणा कर दें तो ये देखिए डेल्टा m अपॉन 4, ठीक है। अतः ये क्या आ गया, 1/4 आ गया। जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार वीडियो हम आपके लिए बनाएं, एक एक क्वेश्चन हल करें, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आगे फिर मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन में नए वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको विस्थापन धारा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।